गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर गवर्नर से मिले इंडिया के 21 सांसद, कहा हिंसा पीड़ितों ने दुख सुनाया, एक्शन जरूरी। पीएम की चुप्पी दिखाती है कि वो गंभीर नहीं है। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन INDIA यानी कि इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के मणिपुर दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन वे राज्य के गवर्नर अनुसुईया उइके से मिलने राजभवन पहुंचे। ये सांसद शनिवार को मणिपुर आए थे। मुलाकात के बाद 21 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने मांग की कि राज्यपाल सरकार से कहे कि राज्य में हो रही हिंसा को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएं। विपक्षी सांसदों ने कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी दिखाती है कि वो इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। दोस्तों, सांसदों ने शनिवार को चूरा चांदपुर के रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने निर्वस्त्र घुमाई गई लड़की की मां से भी मुलाकात की। मां ने विपक्षी सांसदों से अपने बेटे और पति के शव देखने की बात कही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बारिश का मौसम, वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए जरूरी, मन की बात में बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 103वें एपिसोड को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को ऑल इंडिया रेडियो पर सुना जा सकता है। दोस्तों, इसका प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया जाता है। श्रोता पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के फेसबुक पेज पर जाकर भी मन की बात को सुन सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो और पीएमओ के ट्विटर हैंडल पर भी इससे जुड़े अपडेट मिलते रहते हैं। हाल ही में दोस्तों पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ने अपना 100वां एपिसोड भी पूरा किया था, जिसे 26 अप्रैल को पूरे देश में लाइव प्रसारित किया गया था। वहीं दोस्तों 30 अप्रैल को इसका वैश्विक प्रसारण भी हुआ। इस कार्यक्रम का न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी सीधा प्रसारण किया गया था। वहीं दोस्तों इस बार जुलाई के मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बारिश के मौसम में वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए बात की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इसरो ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए। इनमें 360 किलो वजन वाला DSR भी मौजूद, जो हर मौसम में दिन रात हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच सकता है। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर की 7 सैटेलाइट को रविवार सुबह 6:30 बजे लॉन्च किया गया। यह लॉन्चिंग 44.4 मीटर लंबे SLV C56 रॉकेट से की गई। PSLV की यह 58वीं उड़ान है। भेजे गए 7 सैटेलाइटों में सबसे अहम 360 किलो का DSSAR सैटेलाइट है। दोस्तों DSSAR सैटेलाइट को सिंगापुर की रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी और सिंगापुर के ही ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत डेवलप किया गया है। सिंगापुर सरकार की विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह से प्राप्त होने वाली तस्वीरों संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए इस उपग्रह का उपयोग किया जाएगा। DSR में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के डेवलप किए गए सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए मंदिर, स्वामी प्रसाद के बयान पर बोली मायावती, बीजेपी में थे तब क्यों नहीं उठाया मुद्दा। जी हां दोस्तों, BSP सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह चुनाव से पहले समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बौद्ध और मुस्लिम समुदाय उनके बहकावे में नहीं आएंगे। मायावती ने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद ने बयान दिया था कि बद्रीनाथ समेत कई मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया था। इसके अलावा ज्ञानव्यापी मस्जिद के अलावा कई प्रमुख मंदिरों का भी आधुनिक सर्वे किया जाना चाहिए। ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है जो नए विवाद को जन्म दे सकता है। मायावती ने ट्वीट कर मौर्य से यह भी पूछा कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने कभी ऐसी मांग क्यों नहीं उठाई। BSP सुप्रीमो ने कहा कि मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने इस संबंध में अपनी पार्टी और सरकार पर इतना दबाव क्यों नहीं डाला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी बोली शुक्र पर कॉलोनी बनाएंगे, 2050 तक 1000 लोगों को भेजने का दावा, कहा नए प्रयोग बंद नहीं करने चाहिए। जी हां दोस्तों, पिछले महीने अटलांटिक महासागर में फटने वाली टाइटन पनडुब्बी की मैन्युफैक्चरर कंपनी ओशन गेट अब वीनस यानी कि शुक्र ग्रह पर कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रही है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को ह्यूमंस टू वीमन नाम दिया गया है। इसके तहत 2050 तक वीनस के वातावरण में रहने लायक परमानेंट माहौल बनाया जाएगा और वहां 1000 लोगों को भेजा जाएगा। ओशन गेट कंपनी जो कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है वो एक फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाली कॉलोनी होगी। प्रोजेक्ट का नेतृत्व गुलेर्मो सोनलेन कर रहे हैं, जो ओशन गेट कंपनी के को फाउंडर हैं। हालांकि टाइटन पनडुब्बी डूबने और उसमें 4 अरबपतियों और कंपनी के CEO की मौत के बाद कंपनी के खिलाफ जांच भी की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी संग एक ही मंच पर होंगे, शरद पवार करेंगे सम्मानित, फैसले से विपक्षी दल है नाखुश। जी हां दोस्तों, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मंगलवार को तिलक स्मारक मंदिर के पुरस्कार समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। इस पुरस्कार को देने वाले ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रोहित तिलक ने इसकी पुष्टि की है। शनिवार को रोहित तिलक के इस बयान से विपक्ष के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया है। पीएम मोदी के साथ समारोह में शरद पवार की मौजूदगी के मुद्दे पर कांग्रेस सहित पवार की एनसीपी के कुछ
सहयोगी सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी असहमति भी जाहिर की थी। हालांकि खुद एक कांग्रेसी तिलक ने साफ किया कि पुरस्कार समारोह एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। ऐसे मौकों पर नेताओं की उपस्थिति पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भोपाल के 150 साल पुराने ताजमहल में स्त्री 2 की शूटिंग हॉन्टेड है यह हवेली, कास्ट और क्रू को अकेले घूमने की परमिशन नहीं। जी हां दोस्तों, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर हॉरर कॉमेडी स्त्री का दूसरा पार्ट इन दिनों मध्य प्रदेश में शूट किया जा रहा है। इस फिल्म का बड़ा पोर्शन चंदेरी और भोपाल में शूट होना है। सुनने में आया है कि मेकर्स इस पार्ट को 150 साल पुरानी हवेली में शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। भोपाल स्थित इस हवेली को लोग ताजमहल हवेली के नाम से पुकारते हैं। फिल्म के फर्स्ट पार्ट की भी शूटिंग इसी हवेली में हुई थी। लोकल लोगों की माने तो यह एक भूतिया हवेली है। हालांकि अभी इस मामले पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस हवेली को लेकर कई तरह के किस्से मशहूर हैं, कुछ मान्यताएं भी है। ऐसे में पहले पार्ट की शूटिंग के दौरान यहाँ क्रू मेंबर्स को स्थानीय लोगों से कई तरह की हिदायतें दी थी। हवेली में शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस और फीमेल जूनियर आर्टिस्ट को बाल खुले रखने की मनाही थी। इसके अलावा किसी को भी हवेली में अकेले घूमने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे ने दी यात्रियों के लिए खुशखबरी, गणपति उत्सव पर चलेंगी 266 स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने गणेश उत्सव पर भीड़ और यात्रियों की संख्या के मद्देनजर 250 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी की है, ताकि गांव से शहर आने वाले यात्रियों और जाने वालों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके। रेलवे की ओर से ये सभी ट्रेनें मुंबई से चलाई जाएंगी, जिससे गणेश उत्सव पर किसी तरह की परेशानी नहीं हो। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने 18 नॉन रिजर्व ट्रेनों के चलाने का भी ऐलान किया है। इससे पहले मुंबई डिवीजन ने सितंबर में होने वाले गणपति महोत्सव के लिए 208 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था। वहीं यात्रियों की संख्या का अनुमान ज्यादा होने के कारण 40 और स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। अब 18 नई ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट में जोड़ा गया है, जिसका मतलब है कि अब कुल 266 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा पर आए 2 अमेरिकी। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, भारत सबको अपनाता है, कुछ न कुछ देता है। जी हां दोस्तों, कश्मीर में चल रही सालाना अमरनाथ यात्रा में हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया से 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हुए। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद उनको आध्यात्मिकता की असीम प्रकृति का एक अनुभव हुआ था। वे दोनों लोग स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अमरनाथ की पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। इस तरह उन्होंने पिछले 4 दशकों से अधिक समय से संजोया हुआ अपना एक सपना पूरा किया। अब उनकी पवित्र यात्रा का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात में भी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित है। 5,620.22 करोड़ रुपए नुकसान का अनुमान। जी हां दोस्तों, इस साल भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। धर्मशाला के मैकडोलगंज तक कई स्थानों पर नेशनल हाईवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। केवल धर्मशाला में बारिश के कारण 8 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया गया है, जो अभी और बढ़ सकता है क्योंकि कई विभागों से रिपोर्ट आना भी बाकी है। दोस्तों धर्मशाला के होटल व्यवसायी प्रेम सागर ने कहा कि मानसून का मौसम चल रहा है और यह लगभग 90 दिनों तक चलेगा। हम अभी मानसून सीजन के बीच में हैं। इस साल मानसून सही समय पर शुरू हुआ, लेकिन पिछले सालों की तुलना में ज्यादा बारिश हो रही है। कई स्थानों पर अनियोजित निर्माण के चलते जल जमाव की स्थिति बन गई, जिससे काफी परेशानी हो रही है। प्रेम सागर ने कहा कि यहाँ मानसून सीजन के महज 30 दिन में ही धर्मशाला से मैकडोलगंज तक नेशनल हाईवे जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करे केंद्र। मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात कर बोली कांग्रेस, सरकार पर बनाएंगे दबाव। जी हां दोस्तों, लगभग 3 महीने होने को आए हैं और मणिपुर हिंसा अभी भी जारी है। संसद से लेकर सड़क तक मामले पर गतिरोध देखा जा रहा है। इसी क्रम में विपक्ष के महागठबंधन यानी कि इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर दौरे पर है, जहां इन लोगों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान सुझाव दिया गया है, साथ ही केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर मामले पर चर्चा करें। कांग्रेस सांसद ने कहा कि राज्यपाल ने सुझाव दिया है कि मणिपुर की स्थिति का समाधान निकालने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। जैसे ही हमें मौका मिलेगा, हम संसद में केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे और लोगों की ओर से उठाए गए मुद्दों के साथ साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से जो कमियां हमने यहां देखी है उन्हें भी पेश करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 वर्ल्ड
वर्ल्ड कप के ऑनलाइन टिकट बिक्री पर सामने आई बड़ी जानकारी। इन वेबसाइट्स पर आपको मिल पाएंगी ई टिकट। जी हां दोस्तों, भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप को लेकर अभी से हर तरह फैंस के बीच में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली बार भारत इस मेगा इवेंट का आयोजन अकेले करने जा रहा है और इसी कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इसकी तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री की प्रक्रिया को लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आ गई है। वनडे वर्ल्ड कप के लिए ई टिकट की बिक्री 10 अगस्त से शुरू हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने इसको लेकर 2 बड़ी ऑनलाइन टिकट बेचने वाली कंपनियों को इसके लिए फाइनल भी कर लिया है। इसमें एक कंपनी बुक माई शो और दूसरी पेटीएम है। हालांकि इसके बावजूद फैंस को स्टेडियम में एंट्री के फिजिकल टिकट का होना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन टिकट बिक्री को लेकर एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बयान में कहा कि बुक माई शो और पेटीएम आगामी वर्ल्ड कप में आधे मैचों की टिकट बिक्री को संभालेंगी। भारत और पाकिस्तान का मैच और फाइनल की टिकट बुक माई शो पर उपलब्ध होगी, वहीं सेमीफाइनल मैच की टिकट पेटीएम पर सेल होगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। पैसों की किल्लत, राशन तक नहीं, अपना घर छोड़ दूसरे मकान में रहने को मजबूर सीमा सचिन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर और उसका प्रेमी सचिन इन दिनों रबुपुरा के दूसरे घर में रह रहे हैं। इसी क्रम में सीमा सचिन और सचिन के पिता का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सचिन के पिता ने बताया कि पुलिस केस के कारण पूरा परिवार घर में ही रह रहा है। वे लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, घर के हालात सही नहीं है, खाने पीने की काफी दिक्कत रही है। सचिन के पिता नेत्रपाल ने कहा कि हम लोग रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, लेकिन जब से पुलिस ने घर से बाहर न जाने के लिए कहा है तब से वे लोग कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं। बस दिन भर घर में ही रहते हैं, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, घर में राशन भी नहीं बचा है। हमने लोकल एसएचओ को भी इसके लिए पत्र लिखा है ताकि वे हमारी बात आगे सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाए। नेत्रपाल ने मीडिया के जरिए गुहार लगाई है कि कोई इसका समाधान निकाला जाए, ऐसे तो उन लोगों के भूखे रहने तक की नौबत आ जाएगी। घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा पा रहा है, नहीं पैसा कमाने का कोई और जरिया है। उन्होंने कहा कि हमारी बात सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाई जाए ताकि इसका कोई समाधान निकले और हमारी रोजी रोटी चल सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेस्टइंडीज से लगातार 9 वनडे जीतने के बाद हारा भारत। कुलदीप 2023 में टॉप इंडियन विकेट टेकर किशन ने सैमसंग पार्थिव पटेल को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज टीम 9 लगातार वनडे हारने के बाद भारत को इस फॉर्मेट का कोई मैच हराने में कामयाब रही है। टीम ने बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल मैदान पर 6 विकेट से मुकाबला जीता। भारत के शुभमन गिल ने अपने 50वें इंटरनेशनल मैच में 2500 रन यानी कि 2500 रन पूरे किए। वह इस साल भारत के टॉप वनडे स्कोरर भी हैं। साल 2023 में कुलदीप यादव भारत के टॉप विकेट टेकर बने। विकेटकीपर ईशान किशन वेस्टइंडीज में सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले विकेटकीपर बैटर्स में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव साल 2023 में भारत के टॉप विकेट टेकर बन गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने 1 विकेट लिया और मोहम्मद सिराज को पीछे छोड़ा। कुलदीप के इस साल 10 वनडे में 20 विकेट हो गए हैं। इसके बाद सिराज ने 10 वनडे में 19 विकेट लिए हैं। कुलदीप ने पहले वनडे में 4 विकेट लिए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जंग रोकने सऊदी अरब होस्ट करेगा यूक्रेन का पीस समिट। 5-6 अगस्त को हो सकती है बैठक, भारत समेत 30 देश होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब अगस्त में यूक्रेन की तरफ से आयोजित एक पीस समिट को होस्ट करने वाला है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जेदाह में होने वाले इस समिट में रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने की कोशिश की जाएगी। एपी के मुताबिक समिट से जुड़े अधिकारी ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि इस बैठक में यूक्रेन के अलावा भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी शामिल होंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की सरकार के एक उच्च अधिकारी के भी समिट में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि इसमें रूस को न्योता नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कीव तेजी से इस समिट की तैयारी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईआईटी बॉम्बे में नॉनवेज पर बवाल, हॉस्टल के कैंटीन में लगे केवल शाकाहारी को बैठने की परमिशन के पोस्टर। जी हां दोस्तों, प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल में कैंटीन में मांसाहारी भोजन खाने पर एक छात्र को दूसरे छात्र द्वारा कथित तौर पर अपमानित किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार नॉन वेजिटेरियन छात्रों को हॉस्टल की कैंटीन में बैठने से रोकने की भी कोशिश हो सकती है। नाम न लिखे जाने की शर्त पर आईआईटी पवई में पढ़ रहे छात्र के अनुसार यह घटना पिछले
सप्ताह छात्रावास 12 की कैंटीन में हुई। इस छात्र ने कहा कि कुछ छात्रों ने कैंटीन की दीवार पर यह घोषणा करते हुए पोस्टर लगा दिए कि केवल शाकाहारी छात्रों को यहां बैठने की अनुमति है और वे उन लोगों को भी जगह खाली करने के लिए मजबूर करेंगे जो मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं। दोस्तों, छात्र के मुताबिक 3 महीने पहले छात्रों द्वारा दायर एक RTI क्वेरी से पता चला कि संस्थान के पास आधिकारिक भोजन नीति नहीं थी। हालांकि छात्रों की भोजन पसंद के आधार पर अलग अलग बैठने की व्यवस्था अभी भी संस्थान में प्रचलित है। घटना की निंदा करते हुए छात्र संगठन ने पोस्टर फाड़ दिए। छात्रों के एक ग्रुप ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू करते हुए कहा कि यह अधिनियम परिसर में कुछ समूहों के बीच श्रेष्ठता के विचार को मजबूत करता है और हाशिए की पृष्ठभूमि के छात्रों के खिलाफ भेदभाव को कायम रखता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत नाजुक, सांस लेने में तकलीफ, पद्मभूषण लेने से कर दिया था इनकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य वेंटिलेटर पर हैं। शनिवार को उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक रविवार सुबह अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी थी, जिसमें अब सुधार हुआ है। ब्लड प्रेशर भी सही है। उन पर इलाज का असर हो रहा है, लेकिन अभी वे खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर्स की टीम उनकी सेहत पर नजर रखे हुए है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2022 में बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। CPIM महासचिव सीताराम येचुरी ने बताया था कि बुद्धदेव ने कहा है कि मैं पद्म भूषण सम्मान के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। अगर मुझे पद्म भूषण सम्मान दिया गया है तो मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। बुद्धदेव भट्टाचार्य का जन्म 1 मार्च 1944 को उत्तरी कोलकाता में हुआ था। उनका पुश्तैनी घर बांग्लादेश में है। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बंगाली साहित्य और बंगाली में BA की डिग्री ली थी। इसके बाद वे CPI की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के राज्य सचिव बने, जिसकी बाद में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया में विलय हो गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कश्मीर लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल का 40% काम पूरा, डेडलाइन 4 साल बढ़ाई। 4 घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इलाके में बार बार बदलते मौसम के चलते नई डेडलाइन अब दिसंबर 2030 कर दी गई है। हालांकि टनल का काम 40% तो पूरा हो गया है। यह टनल एशिया की सबसे लंबी और ऊंचाई पर बनने वाली टनल है। टनल 4 घंटे के रास्ते को महज 15 से 20 मिनट का बना देगी। टनल की टोटल लंबाई 13 किलोमीटर है, जिसमें दोनों तरफ के 3-3 किलोमीटर यानी कि कुल 6 किमी की खुदाई की जा चुकी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के अधिकारी कैप्टन IK सिंह ने बताया कि इस इलाके में हिमस्खलन की घटनाएं होती रहती है, जिसके चलते काम को बार बार रोकना पड़ता है। जोजिला टनल का काम दिसंबर 2026 में पूरा होना था, लेकिन बार बार बदलते मौसम के चलते डेडलाइन बढ़ाकर दिसंबर 2030 की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ठंड के 4 महीनों में भारी बर्फबारी से काम ही नहीं, यहाँ के स्थानीय और टूरिस्ट के साथ आर्मी को भी आवाजाही में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रास्ते पर बर्फ पड़ी रहती है, जिसे हटाना मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2018 में जोजिला टनल का भूमि पूजन किया था। इस प्रोजेक्ट की लागत 6,800 करोड़ रुपए है। टनल आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगी। इसमें CCTV और सुरंग रेडियो प्रणाली लगाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमित शाह ने कमलनाथ को करप्शन नाथ, दिग्विजय को बंटाधार कहा। इंदौर में बोले, कांग्रेस ने धारा 370 को बच्चे की तरह पाला, मालवा से किया चुनावी शंखनाद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में मालवा से बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। उन्होंने रविवार को इंदौर में बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को 2023 और 24 के चुनावी जीत का संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने पूर्व CM कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को श्रीमान बंटाधार कहकर संबोधित किया। वहीं दोस्तों, इंदौर में विधानसभा नंबर 2 स्थित कनेकेश्वर गरबा मैदान पर आयोजित संभाग के बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को कांग्रेस ने बच्चे की तरह सालों तक पाल कर रखा था। PM मोदी ने अनुच्छेद 370 खत्म कर कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम किया। मोदी सरकार आने पर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारी सेना ने किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बरेली में मुस्लिम इलाकों से कावड़ यात्रा निकालने पर फिर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, यूपी के बरेली में मुस्लिम बाहुल्य इलाके से कावड़ निकालने की जिद पर अड़े कावड़ियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। डीजे के साथ कावड़ यात्रा निकाली जा रही थी। मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध कर रहे थे। कावड़िए उसी इलाके से कावड़ यात्रा निकालने पर अड़े हुए थे। पुलिस ने कावड़ियों को समझाया। जब उन लोगों ने पुलिस की बात नहीं मानी तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। पुलिस द्वारा कावड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस की सख्ती
सख्ती के कई वीडियोस भी सामने आए हैं। दरअसल दोस्तों बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में कावड़ निकालने की जिद पर अड़े कावड़ियों पर पुलिस लाठीचार्ज किया। इलाके से डीजे के साथ कावड़ यात्रा निकाले जाने का मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहे थे। डीजे की परमिशन को लेकर मुस्लिम समुदाय और कावड़िए आमने सामने आ गए थे। जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन युवक कावड़ यात्रा निकालने पर अड़े हुए थे। वहीं मुस्लिम समाज के युवक भी विरोध कर रहे थे। जब दोनों पक्षों में से कोई भी मानने को राजी नहीं हुआ तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई थानों की पुलिस को बारादरी क्षेत्र में बुलाया और दोनों पक्षों पर सख्ती दिखाते हुए लाठीचार्ज किया। पुलिस की मार से बचने के लिए इलाके में भगदड़ मच गई। दोनों ही पक्षों के लोग भागते नजर आए। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं यूएसए की कैपिटल का नाम, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।